नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 की परीक्षा के लिए जीके और जीएस के 40 बेहतरीन प्रश्नों की जो क्लास हम चला रहे हैं उसका भाग 14 यहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज की हमारी जो क्लास है इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन 40 जीके और जीएस के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। आइए उसको कवर कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, भारत सरकार द्वारा जो राज्य चिन्ह है यह कब अपनाया गया था। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सामने देख पा रहे होंगे, यह हमारा राज्य चिन्ह है हमारे देश का, हमारी सरकार का। तो इसको अपनाया कब गया था, 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो इसमें से कौन सा आर्टिकल है जो बच्चों के शोषण से रिलेटेड है। तो आप याद रखिएगा अनुच्छेद 24। इसमें क्या बताया गया है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी भी कारखाने में, किसी भी खादान में या किसी भी उद्योग में जो हानिकारक प्रकृति का है उसमें नियोजित नहीं किया जाएगा, उसमें काम नहीं करने दिया जाएगा। ऐसी बात जो है अनुच्छेद 24 में बताई गई है। तो आप इसे याद रखिएगा। तो यह किस के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 24। तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत यह एक आर्टिकल है जो बच्चों के शोषण से संबंधित बातें करता है। तो आप इसे याद रखिएगा। इसमें क्या बात कही गई है एक बार फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी भी हानिकारक उद्योग, जैसे आपका कल कारखाना हो गया, खदान हो गई, उसमें जो है नियोजित नहीं किया जाएगा या उसको काम करने नहीं दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद। यहाँ पे अब्दुल नहीं होगा, अबुल होगा। इनका एग्जैक्ट नेम है अबुल। तो अबुल कलाम आज़ाद जो हैं इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिरोज शाह मेहता, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, राजा सिमुक के द्वारा किस साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तो आप याद रखिएगा, जो सातवाहन वंश था उसके संस्थापक माने जाते हैं सिमुक, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, सिमुक जो है सातवाहन वंश के संस्थापक माने जाते हैं। तिलैया बांध किस राज्य में अवस्थित है। तो यह बांध आपको मिलेगा झारखंड राज्य के बराकर नदी पर। आप याद रखिएगा, झारखंड राज्य में एक बराकर नदी बहती है, इसी नदी पर यह बांध बनाया गया है जिसका नाम है तिलैया बांध। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो आप याद रखिएगा चिल्का झील, यह उड़ीसा राज्य के तट पर अवस्थित झील है जो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम बार प्रयोग किस वेद में हुआ था। तो आपको याद रखना है, जो हमारा सबसे प्राचीनतम वेद है, जो हमारा सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, इसी में जो है गोत्र शब्द का सर्वप्रथम बार प्रयोग हुआ था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों, यह जो क्लास जीके जीएस की चलाई जा रही है आपकी एनटीपीसी 2024 की परीक्षा के लिए, यह आपके आगामी एनटीपीसी की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डेली बेसिस पर जो क्लास आपको जीके जीएस की प्रोवाइड करवाई जा रही है, इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो को एक ही जगह पर देख सकते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या पूछा गया यहाँ पे, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण क्या कहलाता है। तो आप याद रखिएगा, जो मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण है उसको हम एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है सही हो जाएगा। मोपला विद्रोह जो 1921 में हुआ था, यह कहाँ पर हुआ था। तो मोपला विद्रोह 1921 का यह केरल के मालाबार में हुआ था, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मालाबार कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, तो केरल में मालाबार पड़ता है यहीं पे। और जो मोपला विद्रोह था यह 1921 में हुआ था। 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम जिसको हम MSME के नाम से भी जानते हैं, तो
इसके लिए जो एक्ट बनाया गया था यह किस वर्ष में पारित हुआ था? तो आपको याद रखना है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में पारित किया गया था। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 2006 में किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 16 मार्च 1527 को। 16 मार्च 1527 को हुआ था खानवा का युद्ध, बाबर और राणा सांगा के मध्य। इस युद्ध को बाबर ने जीत लिया था और इसी युद्ध को जीतने के बाद जो बाबर था इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो ये सारे फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा देश आसियान का मेंबर, आसियान का सदस्य नहीं है? तो टोटल आसियान में आपको 10 देश देखने को मिलेंगे। इन 10 देशों में जो है भारत शामिल नहीं है, तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत आसियान का सदस्य देश नहीं है। यहाँ पे सारी डिटेल आसियान के बारे में लिखी गई है। आसियान का पूरा नाम होता है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसके 10 मेंबर आपके सामने दिए गए हैं। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम इसके 10 इम्पॉर्टेंट सदस्य देश हैं। और इसकी जो स्थापना है कहाँ पर हुई थी? तो इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। ये फैक्ट आपको याद रखना है। 8 अगस्त 1967 को जो है आसियान की स्थापना हुई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अजंता एवं एलोरा की गुफाएं अवस्थित हैं? तो अजंता एवं एलोरा की गुफाएं आपको मिलेंगी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र में यह लोकेशन आपको देखने को मिलेगी औरंगाबाद। औरंगाबाद में ही जो है अजंता और एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं अवस्थित हैं। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में सबसे अधिक ग्रामीण आबादी है? तो यहाँ पे सेंसस यानी कि जनगणना 2011 के आंकड़ों की बात हो रही है। तो अगर हम 2011 के जनगणना के अनुसार बात करें तो सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण आबादी थी यह किस राज्य में थी? तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या के मामले में भी सबसे नंबर 1 पे था। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। किस अनुच्छेद के द्वारा, किस आर्टिकल के द्वारा राष्ट्रपति को जीएसटी परिषद के गठन का अधिकार दिया गया है? बेहतरीन प्रश्न है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 279 ए के तहत जो है एक जीएसटी परिषद का गठन कर सकता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। जीएसटी एक हमारा अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। तो अब से आप याद रखिएगा, अप्रत्यक्ष कर जो है जीएसटी हमारा है। जीएसटी को हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से। इसी कारण से 1 जुलाई को जो है हम जीएसटी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो ये सारे फैक्ट आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जल प्रदूषण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1974 में। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। 1974 में एक जूते हुए खेत के जो खोज है किस हड़प्पा स्थल से की गई थी? तो आपको याद रखना है कालीबंगा। कालीबंगा जो हड़प्पा स्थल है, यहीं से जो है एक जूते हुए खेत की जो है खोज करी गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा से। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है। यहाँ पे अनवीनीकृत की बात हो रही है। अनवीनीकृत यानी कि जो है दोबारा जल्दी से नहीं हमें प्राप्त हो सकता है, वह कौन ऊर्जा का स्रोत है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है एक अनवीनीकृत ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत आता है। बाकी तीनों जो आपके ऑप्शन में दिए गए हैं, सौर ऊर्जा, बायोगैस और पवन ऊर्जा या वायु ऊर्जा, ये आपके नवीनीकृत ऊर्जा के अंतर्गत, स्रोत के अंतर्गत आते हैं। नवीनीकृत ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत आपके कौन कौन से आ जाएंगे? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वायु ऊर्जा,
बायोगैस, ये सभी आपके नवीनीकृत ऊर्जा के स्रोत होते हैं। वहीं आपका पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, जितने भी आपके जीवाश्म ईंधन होते हैं, सभी जीवाश्म ईंधन आपके अनवीनीकृत ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत आते हैं। घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो आपको याद रखना है विटामिन सी। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जो विटामिन सी है यह घाव भरने में सहायक होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इसको हम बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम होता है। और इसके सबसे अच्छे स्रोत माने जाते हैं खट्टे फल। जो खट्टे फल होते हैं विटामिन सी के सबसे अच्छे स्रोत माने जाते हैं। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है स्थापना वर्ष के आधार पर निम्नलिखित को क्रम में व्यवस्थित करना है। बेहतरीन प्रश्न है। तो आइए देख लेते हैं। तो आसियान की स्थापना कब की गई थी? आसियान की स्थापना की गई थी 1967 यानी 1967 में। सार्क की स्थापना करी गई थी 1985 में। वहीं बिम्स्टेक की स्थापना करी गई थी 1997 में। तो इस प्रकार से आपका सबसे पहले आसियान हो जाएगा यानी कि एक हो जाएगा, फिर दूसरे नंबर पे सार्क हो जाएगा यानी कि दूसरा हो जाएगा, फिर तीसरा यानी कि 1 2 3 सभी क्रम में ही आपके दिए गए हैं। तो यहाँ पे डेट भी आपके सामने मेंशन है जिसको आप देख सकते हैं। आसियान की स्थापना 1967 में की गई थी, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जकार्ता में। सार्क की स्थापना 1985 में की गई थी, इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर बांग्लादेश के ढाका में देखने को आपको मिल जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान का की जो खेतड़ी परियोजना है यह किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है जो खेतड़ी माइंस हैं राजस्थान में, ये जो खदानें हैं खेतड़ी की, ये तांबा उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तांबा के उत्पादन के लिए, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्न में से किस जनजाति द्वारा सरहुल त्यौहार मनाया जाता है? तो यह जो सरहुल त्यौहार है यह हो जनजाति भी मनाती है, उरांव जनजाति भी मनाती है और मुंडा जनजाति भी मनाती है, यानी कि तीनों जनजातियों के द्वारा जो है यह सरहुल त्यौहार मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी किस्म कपास की किस्म का उदाहरण है? तो इसमें से कपास की किस्म कौन सी है? सुजाता भी है, कल्याण भी है और बीकानेरी नरमा भी है। तो प्रयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक कमजोर ग्रीन हाउस गैस है? तो आपको याद रखना है इसमें से सबसे कमजोर ग्रीन हाउस गैस आपकी हो जाएगी कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को, फिर आपको जलवाष्प को याद रखना है। जलवाष्प आपकी क्या है? तो यह एक ग्रीन हाउस गैस है। ओजोन आपका हो जाएगा, ओजोन भी आपकी ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड भी आपकी ग्रीन हाउस गैस का एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न आपके सामने है पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताज़ा पानी उपलब्ध है? तो आपको याद रखना है 2.5% यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शरीर का जो अतिरिक्त ग्लूकोज है यह ग्लाइकोजन के फॉर्म में कहाँ भंडारित रहता है? तो आप याद रखिएगा हमारे शरीर का जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता है यह ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत यानी कि लीवर में भंडारित रहता है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चूना पत्थर का रासायनिक नाम यहाँ पे पूछा गया है कि क्या होता है? तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है UNDP जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से इसको जाना जाता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम हिंदी में इसको हम बोलते हैं। तो इसमें पूछा क्या गया है कि यह जो UNDP के द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया जाता है इसमें कितने संकेतक शामिल होते हैं? तो इसमें टोटल 10 संकेतक शामिल होते हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा UNDP का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में। कहाँ पर? तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। भारत की जनसंख्या की जो 10 की वृद्धि दर थी सर्वाधिक कब थी? तो आप याद रखिएगा 1961 से लेकर 1971 के मध्य जो है भारत की जनसंख्या की सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर दर्ज की गई थी। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 31वां प्रश्न आपके सामने है
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बजट के प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो बजट के प्रावधान के बारे में बताया गया है आर्टिकल 112 के अंतर्गत, अनुच्छेद 112 के अंतर्गत। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो है सही हो जाएगा। भारत में जो ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया गया था, इसका संबंध किससे है? तो ऑपरेशन ग्रीन हंट का संबंध हो जाएगा, यह नक्सली विरोधी अभियान था, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नक्सली विरोधी अभियान से संबंधित था ऑपरेशन ग्रीन हंट। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कौन सा ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत है जो खत्म नहीं हो सकता है, उसको हम अक्षय बोलते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा जो है ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत है, यानी कि यह लगातार चलने वाला स्रोत है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण प्रकाश रासायनिक स्मॉग का प्रमुख कारण है? तो इसमें से प्रकाश रासायनिक जो स्मॉग होता है, इसको हम धुंध के नाम से भी जानते हैं। आपने देखा होगा दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जो सर्दी के मौसम में धुंध हो जाती है, तो उसका मेन कारण क्या होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोनों आपको याद रखना है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी और आपको विश्व हिंदी दिवस, दोनों को भी आपको याद रखना है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपका मनाया जाता है 14 सितंबर को, वहीं विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो दोनों ही आपको याद रखना है। केंद्र शासित प्रदेश जो हमारा लक्षद्वीप है, इसकी आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा है मलयालम, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित के बारे में बात की गई है? तो अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी की यहाँ पे बात हो रही है, तो माइनॉरिटी के बारे में किस अनुच्छेद में बात करी गई है? तो अनुच्छेद जो है 29 में, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, आर्टिकल 29 में। जो 100 रुपये का नोट होता है, इस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 100 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आरबीआई के गवर्नर के, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। आज के सेशन के लास्ट 2 प्रश्न आपके सामने हैं। किस वर्ष में अपोलो 11 मिशन ने चंद्रमा पर मानव को सफलतापूर्वक उतारा था? तो आपको याद रखना है, जो अपोलो 11 मिशन था, इसने वर्ष 1969 में चंद्रमा पर मानव को सफलतापूर्वक उतारा था, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। आपको करना क्या है? आपको बताना है कि जो अपोलो 11 मिशन था, इसका संबंध किस देश से था। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भारत में किस नेता के जन्मदिन को हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं? तो आप याद रखिएगा, 14 नवंबर का जो दिन होता है भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, और यह जन्मदिन होता है हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी का जो जन्मदिन होता है 25 दिसंबर, इसको हम मनाते हैं सुशासन दिवस के रूप में। महात्मा गांधी जी का जो जन्मदिन होता है 2 अक्टूबर, इसको मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में। वही सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो जन्मदिन होता है 31 अक्टूबर, इसको हम मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। तो आज के सेशन के 40 प्रश्नों को हमने कंप्लीट कर लिया है। यह क्लास आपको कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया, अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।